हेलो बच्चों, मैं अजय सर और मेरे चैनल अजय ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं एसएससी बोर्ड का ये 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का लेंस चैप्टर। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये लेंस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है और आपके स्कूल में हुआ रहेगा, क्लासेस में हुआ रहेगा, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझा होगा, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वही वाला चैप्टर और इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ आएगा अच्छे से। सिर्फ एक ही बात है कि तुम उसको साथ में सॉल्व करते रहना, ड्रॉ करते रहना। जहां जैसा न्यूमेरिकल्स चालू है तो सॉल्व करो, जहाँ पे रे डायग्राम में ड्रॉ करा रहा हूं वहां ड्रॉ करो साथ में, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं आएगा, समझे। एक बार तुम सीखोगे तो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और लेंस चैप्टर पूरा डिटेल में प्लस बुक से अलग कुछ भी नहीं, बुक का ही हमने सब कुछ स्लाइड में ले लिया है और उसी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऐसा भी नहीं कि तुम ये एक अपना सिलेबस पढ़ने के चक्कर में और पूरी दुनिया का सब कुछ पढ़ ले रहे हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे काम की बात होगी क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2 महीने बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंस चैप्टर। तो जैसे लेंस का एप्लीकेशन देखा जाए तो एप्लीकेशन में लेंस का कैमरा, देखो कैमरे में भी लेंस यूज होता है। और तुमको पता है कि जो डीएसएलआर कैमरा होता है सबसे महंगा, उसमें क्या आता है, सबसे महंगा लेंस ही आता है। तुमको पता होगा ये बहुत अच्छे से, आजकल के बच्चे जानते हैं, फोटो और कैमरा सबके बारे में जानते हैं, पढ़ाई छोड़ के सब जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेलीस्कोप के अंदर भी लेंस यूज होता है, इसके अंदर 2 लेंस यूज होता है, ठीक है। एक देखो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस तरफ एक लेंस होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर होता है। और एक आंख के पास जो लेंस होता है उसको आईपीस। तो मतलब लेंस का यूज इसमें हो रहा और कई जगह पे होता है। तुम जानते हो कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज होता है आजकल, तो कॉन्टेक्ट लेंस भी हम एक टाइप से पढ़ लेंगे। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आंख के अंदर भी एक नेचुरल लेंस बना हुआ है, जो कि मैन मेड नहीं है, जो कि इंसान ने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक बना हुआ। जैसे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स बने वैसे वो लेंस भी बना हुआ है। और वो लेंस ठीक वैसे ही काम करता है जैसा लेंस हम बनाते हैं। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करने के बाद जो लेंस बनाया है वो लेंस ठीक वैसे ही काम करता है पहले से। जब ये लेंस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मैन मेड लेंस, राइट, तब से वो लेंस है, क्योंकि आंखें तो बहुत पहले से ना, तुम जानते ही होगे ये बात, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि तुमको हम क्या क्या कवर करने वाले पूरे चैप्टर के अंदर। हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो मैं हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में करूं। मैं सोचा था कि एक ही पार्ट में कंप्लीट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 पार्ट लगेंगे इसके लिए, तो हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। और 3 पार्ट में इतनी सारी चीजें कवर होने वाली है और बहुत ही अच्छे से होने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आ जाता है हमारा, हाँ ये बेसिक डेफिनेशन हो गया तुम्हारा, बेसिक डेफिनेशन। और फिर बाद में रूल्स फॉर रे डायग्राम मतलब बेसिक डेफिनेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो लेंस और उसका टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। लेंस का टाइप तुम जानते होगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि 9th में तुमने मिरर के बारे में पढ़ा है, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है, लेंस भी वैसे ही 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो लेंस और लेंस के टाइप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ लेंगे उसको हम लोग। और उसके बाद में बेसिक डेफिनेशंस है हमारे पास, और बेसिक डेफिनेशंस में हाँ देखो बेसिक डेफिनेशंस में क्या होता है, 6 डेफिनेशन है यहाँ पे, 6 टोटल 6 डेफिनेशन है। 6 डेफिनेशन में क्या क्या आएगा तुमको पता होगा, कि अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन में तुमको जो आने वाला है सिंपली, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, और प्रिंसिपल फोकस होगा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, और उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये सब चीजें कवर हो जाएगी बेसिक डेफिनेशन में, क्योंकि तुमको लेंस के बारे में सीखना है। जब लेंस के बारे में सीखना है तो उसके बारे में जानना भी चाहिए तुमको, राइट। तो लेंस बहुत ही डिटेल में जानो, उसके जानने का मतलब हम उसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स को जानेंगे तो हमको रे डायग्राम बनाना थोड़ा आसान होगा। तो ये पार्ट स्किप नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको लेके ही चलना साथ में, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, रूल्स फॉर रे डायग्राम हो गया। और रे डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि सर कितनी रेज ड्रॉ करनी पड़ती है, कितनी रेज ड्रॉ करेंगे तो इमेज मिल जाएगा। वही बच्चे लोग को जिंदगी भर नहीं समझता है,
तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रे डायग्राम का रूल सीखना। हम एक बार रूल सीख जाते हैं तो हम ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से। फिर उसके बाद में 6 रे डायग्राम होंगे वहां पर कॉन्वेक्स लेंस के, और 2 रे डायग्राम कॉनकेव लेंस का होगा, राइट। फिर फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स नहीं, साइन कन्वेंशंस होगा सबसे पहले, उसके बाद में हम करेंगे फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स, और फिर एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, ये लेंस का यूज कहां कहां पर होता है रियल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में। और उसके बाद में ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट, मतलब हम अपनी आंख के बारे में सीखेंगे और आंखों में होने वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो कमी होती है, किसी को दूर का दिखाई देता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई देता है, मतलब दूर का चश्मा, नजदीक का चश्मा, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको दूर का भी नहीं दिखाई देता, पास का भी नहीं दिखाई देता, एक फिक्स डिस्टेंस पर ही दिखाई देता है, मतलब उनको भी एक टाइप, पर्टिकुलर टाइप का। तो 3 टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये 3 टाइप के डिफेक्ट को होता कैसे है, उसके डायग्राम से समझेंगे हम लोग, और फिर उसको करेक्ट करते हैं जिस लेंस से, वो लेंस कौन सा होता है और वो लेंस ही क्यों यूज होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, देखो अभी ये हमने ये सीख लिया कि बेसिक डेफिनेशंस और ये सब क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा लेंस और लेंस के टाइप। तो जो लेंस का टाइप होता है, सबसे बेसिक टाइप होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, राइट। और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग होता है, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट्स को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ये भी मैं डिटेल में आगे करने वाला हूं। और कॉनकेव, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, लाइट को डाइवर्ज करता है। अब ये कॉन्वेक्स में देख सकते हैं हम लोग, पहला टाइप मैंने जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वही डायग्राम है ये। तो जो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला टाइप है, इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय मतलब 2 होता है, तो 2 सरफेस है इसके अंदर और दोनों कॉन्वेक्स है, इसके लिए इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। एंड प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस प्लेन है, तो इसका नाम ही हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। पॉजिटिव मेनिस्कस में क्या होता है, इसको देखो, अलग अलग टाइप के लेंस अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं, राइट। तो सबसे इसका क्या पर्पज है, इसका पर्पज है कि जो लेंस में एरर आता है, जो अभी 10th तक तो एरर ही, उसको आगे चल के टेक्निकली थोड़ा और अच्छे सीखोगे। एबरेशन जो होता है वो अवॉइड करने के लिए लोग पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस बनाते हैं। पॉजिटिव मेनिस्कस क्या होता है, पॉजिटिव मेनिस्कस में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों होता है, नेगेटिव मेनिस्कस में भी कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है। लेकिन इसमें कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कॉन्वेक्स का कर्व बड़ा होता है, कॉनकेव का कर्व छोटा होता है। उसमें नेगेटिव वाले में उल्टा होता है, इसमें कॉनकेव का कर्व बड़ा होता है और कॉन्वेक्स का छोटा। वैसे इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे मतलब यहाँ पे हम टाइप सीख रहे हैं, तुम्हारे लेवल पे ये नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में इसका यूज और इसका रे डायग्राम कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। सिर्फ ये टाइप तुमको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि, तो ये हो गया पॉजिटिव मेनिस्कस। अब देखो बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव जैसे बाय कॉन्वेक्स था वैसे बाय कॉनकेव, मतलब दोनों सरफेस कॉनकेव है, तो बाय कॉनकेव हो गया, देखो, राइट। और प्लेनो कॉनकेव में, प्लेनो कॉनकेव एक सरफेस प्लेन है ये वाली, और पहली वाली सरफेस क्या है, कॉनकेव है। और इसके अंदर तुम देख सकते हो ये कॉनकेव सरफेस है ये, और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, राइट। तो ये समझना बहुत ही आसान है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है, मतलब हमारे काम जो आगे आने वाला है वो ये है और ये, राइट। ये दोनों ही हमको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, इसके बारे में ही पढ़ना है हमको। ज्यादा कुछ यहाँ पर सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया गया कि इतने टाइप्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब नेचर ऑफ लेंस, अब नेचर ऑफ लेंस की जब बारी आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेचर के हिसाब से लेंस को यूज किया जाता है, राइट। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम बताना चाहता है, तुम्हारे बुक का ही डायग्राम है, तुम देखे रहोगे, हो सकता है नहीं समझ में आ रहेगा, यहाँ पे देखने पे समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं तुमको, राइट। देखो अब यहाँ पे ये जो रेज आती है ना, पैरेलल रेज, ये इंसिडेंट रेज है, जो लेंस की तरफ जा रही होगी ना उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं समझते कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, ये सबका एक अपना अपना मीनिंग है। तो अभी मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तुमको बताया कि जो लाइट्स लेंस की तरफ जा रही है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और जो लाइट लेंस से पास होती है और लेंस से पास होने के बाद लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, ये कंफर्म है। और जब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसके बाद उसका नाम ही चेंज हो जाता है, समझे।
उसके बाद उसका नाम क्या चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे इंसिडेंट रेज है और राइट साइड में रिफ्रैक्टेड रेज है। कंफर्म है? अच्छा, अब देखो, ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो लाइन दिख रही है बीच वाली, ये हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस के लिए, तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम भी देते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती है, ये लेंस से पास होने पर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, एक ही पॉइंट पे जाती है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल फोकस। आगे जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें ये और बताऊंगा एक बार फिर से, लेकिन तब तक के लिए तुमको ये समझना है कि इस नेचर को, जो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन से बेंड करके एक ही डायरेक्शन पे लाते हैं, उसको कन्वर्जिंग नेचर बोलते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी ऐसा भी बोला जा सकता है कि कॉन्वेक्स नाम लेंगे ही नहीं वो लोग, कन्वर्जिंग नाम ही लेंगे। तो तुमको ये भी समझना है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस होता है। अब इसका मतलब क्या है? ओके, ये वाला लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये वाला नहीं, कॉन्केव लेंस को, राइट? कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, कॉन्वेक्स वाले से कंपेयर करके पढ़ेंगे। इसके अंदर हो ये रहा है कि यहां पर भी लाइट पैरेलल जा रही है, तो इंसिडेंट रे यहां पर भी पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, तुम देख रहे हो भाई यहां से बेंड हो जा रही है और यहां से बेंड हो रही है, वो भी बेंड हो रही है ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो रहा है, राइट? स्कैटर्ड हो जा रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जब ऐसा होता है तो इधर खड़ा इंसान क्या सोचता है कि ये दोनों लाइट कहीं तो मिली होगी पीछे जाकर, जहां से आ रही है। तो ये इसके अंदर एक वर्चुअल फोकस क्रिएट होता है। इसके अंदर एक्चुअली मीट हो रहा था क्या, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये एक्चुअल फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है। याद रखो, ये एक्चुअल फोकस है और ये वर्चुअल फोकस है, राइट? तो इतना तो समझ गए कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पर लाता है। और ये क्या है, इंसिडेंट रेज पैरेलल होती है, पैरेलल होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे जब पास होती है इंसिडेंट रे, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, जिसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो डाइवर्जिंग नेचर कॉन्केव का है और कन्वर्जिंग नेचर कॉन्वेक्स का है, ठीक है? तो आगे बढ़ते फटाफट, टाइम कम है अपने पास, बोर्ड जल्दी आने वाला है, तुमको भी पता है। अब सीधा आते बेसिक डेफिनेशन पर, ये अच्छे समझना बच्चे लोग। इसमें क्या होता है, एक दो मार्क्स ऐसे ही फंस जाते तुम्हारे, एक दो मार्क्स तो फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये देख रहे होगे, तुम बोलेगे टेक्स्ट बुक का ये तो लिखा हुआ, डर जाओगे। डरना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। मैं बताता हूं, देखो तुम्हारा जो रे डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे फोकस यूज होता है, F1 F2 यूज होता है, और उसी का डबल 2F1 2F2 यूज होता है। अगर तुमने रे डायग्राम देख लिया है पहले से तो बता रहा हूं। और उसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर भी आता है। तो ये सबका मीनिंग क्या है ये भी समझना चाहिए ना, तो वही सब है बेसिक डेफिनेशन में, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम form surfaces of the lens are called center of curvature of the lenses। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है? बेसिक डेफिनेशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये समझ लेते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर्स whose parts form surfaces, मतलब जब लेंस बनता है तो उसमें जैसे बाय कॉन्वेक्स में मैंने तुमको बताया था कि ये दो लेंस, दो साइड होती है। तो दो साइड में हर एक साइड कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े स्फीयर का हिस्सा है। ऐसे बना लो डायग्राम, सपोज ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरी वाली सरफेस हो गई। तो दोनों सरफेस क्या है, दोनों सरफेस दो स्फीयर के पार्ट्स है, राइट ना? तो इसके अंदर हर एक स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, किसी भी सर्कल या स्फीयर का सेंटर होता ही होता है। तो इसमें समझने वाली बात है कि दो सेंटर है इसके पास। तो बाय कॉन्वेक्स होगा तो दो कर्व होता है, दो सरफेस होती है, तो दो सेंटर भी होगा। ये इसको हम लोग लेते हैं C1 और इसको लेते हैं C2, और इसको ही दूसरा नाम हमने दिया है 2F1 और 2F2। लेंस में हम ये भी लिखते हैं इसकी जगह पे, C1 को 2F1 लिखते हैं और C2 को 2F2 लिखते हैं। अब ये इसका बोलने का मतलब यहां समझ लो,
द सेंटर ऑफ स्फीयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस। सेंटर ऑफ स्फीयर इसकी बात हो रही है, जिसका एक छोटा सा पार्ट क्या करता है, लेंस का सरफेस फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिंपल वर्ड में सिर्फ याद रखो कि लेंस के जो सरफेस है वो जिस भी स्फीयर के पार्ट होंगे उस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में सिंपली क्या है, द रेडियाई R1 एंड R2, मतलब यहाँ पे जैसे सेंटर हो गया तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सेंटर हो गया, तो ये रेडियस भी तो होगा वहां पे, देखो ये रेडियस है, इसको रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसका वाला रेडियस, ये सरफेस का, इस सरफेस का रेडियस ये होगा, तो इसको बोलते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होता है वैसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी 2 होता है। तो 2 डेफिनेशन हो गए। मतलब कैसे हो गए, एक स्फीयर जिसका लेंस एक पार्ट होता है और उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 डेफिनेशन एक साथ एक जैसे हैं, सिर्फ सेंटर को रेडियस से रिप्लेस कर देना, राइट। अब नेक्स्ट वाला है देखो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लेंस और रे डायग्राम में तुमको समझना, प्रिंसिपल एक्सिस तुमको दिखाई नहीं देती, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई नहीं देती है और वो होती भी नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ, इमेजिनरी होती है। मतलब हम जब लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है जिसको बेस बना के सब कुछ करना है। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा गया है, द इमेजिनरी लाइंस, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, line passing through both centers of curvature is called the principal axis of the lens। मतलब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैं ये इसको बोल सकता हूं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हाँ देखो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर यहां दिख रहा है ना, ये इस डायग्राम में देखो O लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां से कोई भी अगर रेस पास होती है, मैंने क्या बोला था कि इंसिडेंट रे लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्टेड बेंड हो जाती है, बराबर ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर से पास होने के बाद इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती है, कोई डाइवर्जन नहीं होता है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जब रूल है रिफ्रैक्शन का कि मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, इसलिए नहीं चेंज होता है, मतलब इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये चेंज होने के बाद जैसे लेंस में जाता है चेंज होता है, लेकिन जब बाहर आता है ठीक उसी लाइन पे बाहर आ जाता है, तो इसके लिए हमको लगता है कि ये चेंज ही नहीं हुआ। जबकि लेंस क्या करता है, लेंस तो डाइवर्स करता है रेस को, तो इसमें क्या होता है यहां से डाइवर्स हो जाती रेस, फिर बाहर निकलते टाइम फिर से सीधी हो जाती है, तो इस एक ही लाइन पर आती है, इसीलिए हम बीच वाला हिस्सा गायब करके क्या बोलते हैं, सीधी जा रही है। हमारे लिए तो जो गया और आया उससे ही मतलब है ना, अंदर क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, राइट ना। देखो तो यहां पर एक बार पढ़ लेता हूं इसको, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेस पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। समझे क्या, मतलब लाइट पास होती है विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, अपना रास्ता बदले बिना, तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और पूरे लेंस में एक ही होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये भी समझो, ठीक है। कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर नहीं हो सकता, एक ही होता है और मिडल में होता है, वो सेंटर में होता है। ओके समझ गए। अगर कुछ डाउट हो तो एक बार मैं तुमको कैसे बता सकता, तुम मुझे पूछो, कमेंट करो, मैं बताता हूँ और क्या। अब मैं कैसे इसमें से निकल के थोड़ी बताऊंगा तुमको, ठीक है। चलो और कुछ डेफिनेशन है हम उसको भी कवर करते हैं। प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव लेंस, जो कि मैं पहले ही एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब भी एक्सप्लेन किया जब तुमको मैं डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग सिखा रहा था, उसी टाइम पे एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार बताता हूं। देखो यहाँ पे सेम डायग्राम दिख रहा होगा तुमको, ऑल इंसिडेंट रे, इसका डेफिनेशन कैसा है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है ना, ये देखो ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, सब पैरेलल है। तो जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus and converges at a single point on the principal axis, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही किसी एक पॉइंट पर मिलेगा,
सिंगल पॉइंट। मतलब बहुत ही सिंपल है, देखो सभी लाइट्स जा रही है ऐसे बेंड होके एक ही पॉइंट से पास हो रही है, और उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बहुत आसान है। आप बोलोगे इधर ही क्यों होता है फोकस, ये इसको भी तो F1 लिखा है, तो इधर से लाइट आएगी। अगर ये फाइंड करना है तो इधर से लाइट सेंड करो, यहां से पैरेलल जाएगी, फिर यहां पे कन्वर्ज होगी, तो यहाँ इसका फोकस मिल जाएगा। इस साइड से सेंड करोगे वहां कन्वर्ज होगा, वहां से सेंड करो, क्योंकि लेंस से पास कर देगा लाइट को, मिरर जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था, when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, तो इतना प्रोसेस है। ये अभी तक बात जो हुई इतनी हुई, आगे की बात आगे हो रही है। they converge to a point on the principal axis, this point is called the principal focus of the lens, right? they converge to a point on the principal axis, मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, और इसको ही बोलते हैं फोकस। अब इसमें क्या होता है, और ये देखो एक्चुअली कन्वर्जन हो रहा है, एक्चुअली लाइट मिल रही है। अब एक्चुअल वर्चुअल एक क्यों बात कर रहा हूं, तुमको भी पता है कि जब तुम पढ़ोगे आगे ना, इमेज वो एक्चुअल होते हैं, वर्चुअल होते हैं, मतलब रियल होते हैं, वर्चुअल होते हैं। तो अभी से मैं तुम्हारे दिमाग में उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं कि वर्चुअल एक्चुअल का मतलब क्या है, और यहाँ यही उसका बेस है। कोई सर टीचर तुमको नहीं समझा रहेगा कि कहां से वो बात आती है। बात यहां से आती है कि रेज जो है ना एक्चुअली कोइंसाइड हो रही है लेंस से पास होने के बाद, तो ये रियल फोकस है, रियल फोकस है। ऐसे इमेज भी होता है, जब रेज एक्चुअली कोइंसाइड हो और इमेज फॉर्म हो तो रियल इमेज होता है, राइट? और यहां पर देख सकते हैं अब वर्चुअल का मतलब क्या है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन देखेंगे तो ये डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होगा ना, तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा तो उसके अंदर इमेजिनेशन आता है, वर्चुअलिटी आती है, उसकी सोच में ही आता है कि ये लाइट कहीं ना कहीं से तो जा रही होगी उस साइड, तो वो एक पॉइंट पे मिला देता है अपने इमेजिनेशन में, ये पॉइंट पे अपने मिला देता है। मतलब उसके दिमाग में लगता है कि वहां से ऐसे ऐसे रेज आ रही है, मतलब वहां तो कहीं जाके एक पॉइंट पे मिला हुआ है ना, तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं हुआ रेस का, हमारा इमेजिनेशन से आया, तो ये पॉइंट जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस ये हमारी इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ है फोकस, राइट? तो ये कंफर्म करके रखो कि ये कैसे वर्चुअल और रियल का क्या मतलब होता है, और यहां पे रीड करोगे तो तुमको ठीक वही मिलेगा जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस diverge after refraction in such a way that they are not actually, they appears to be coming out of a point on the principal axis, right? वो लगता है ऐसा, ऐसा सोच में आता है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट से ही आ रहा होगा दोनों रेज। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, राइट? ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा डेफिनेशन छूट गया है, हमारा लास्ट फाइनल डेफिनेशन आने वाला है। देखो अभी फोकल लेंथ, अब ये तो इतना आसान है ना, देखो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो ना, ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के समझने का। डायग्राम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस का डिस्टेंस जो होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन हमारे कंफर्म हो गए हैं। देखो अब उसके बाद में एक वीडियो को रिवाइंड करके देखना बार बार कि क्या डेफिनेशन समझने के बाद ही आगे बढ़ना। और तुम अगर मेरे इस लेक्चर से पढ़ाई करते हो ना, तुम्हारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। कितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा ये कवर होने ही वाला है, सब कुछ कवर हो जाएगा इतने में ही। ठीक है, अब देखो हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यही सीखने के लिए तो पूरा चैप्टर सीख रहे हैं हम लोग, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब कैसा, ऐसा ऐसा दिखता है ना इसमें, ये ऐसा कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, ये सब का मतलब क्या है ये सब भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको इमेज। और एक बात है यहाँ पर कि जब ऑब्जेक्ट तुम बोल रहे हो, राइट, तो ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट से रेज पास होगी और ऑब्जेक्ट के पास रेज कहां से आई,
वो सेल्फ इल्यूमिनेटिव तो होगा अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जैसे मोमबत्ती रख दिया वहां पर, मोमबत्ती खुद लाइट प्रोड्यूस करेगी तो मोमबत्ती का इमेज बनेगा वहां पे। लेकिन मोमबत्ती नहीं है, कुछ और है, तो उसको लाइट चाहिए रहेगा। तो रेज वहां से जाती है कि ऑब्जेक्ट से रेज निकाले हमने, लेंस से पास किया, और लेंस से अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि रेज ऐसे ही क्यों बेंड हुई, हमने दो रेज ही क्यों लिए, ओनली टू रेज क्यों कंसिडर करना हमको, दो रिफ्लेक्टेड रे। ये बच्चों को ये कभी समझता नहीं जब तक समझाया नहीं जाता। तो मैं ये बात भी बता देता हूँ आगे चल के, रूल्स के बाद ही तुमको कंफर्म हो जाएगा कि ये दो रे क्यों लिया है। ठीक है, अब देखो ये बेंड होने के बाद जहां पर भी दो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये कोइंसाइड होते हैं ना, वहां पर ही इमेज बनता है। किसका इमेज बनेगा, इसका बनेगा, क्योंकि बेस तो हमने फिक्स कंसीडर कर लिया है, बेस तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा। तो इमेज बन गया, फिर उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करके इमेज बना देंगे। ठीक है, तो ये पूरा रे डायग्राम कैसे बनेगा ये हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो एक एक करके मैं एक और इसमें तुमको तुम्हारे लिए अब तुमको स्टार्ट करना है अपना वर्किंग मतलब तुमको भी थोड़ी मेहनत करनी है वीडियो के साथ साथ। सिर्फ वीडियो देख के समझने वाले लोग भूल जाएंगे, गारंटी है, और जो साथ में करेंगे वो गारंटी है कि वो कभी नहीं बोलेंगे। समझे? देखो ये क्या ड्रॉ किया हुआ, ये तुमको समझा देता हूं अच्छे से, एक बार समझ ही जाओ, क्योंकि ये समझे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये नंबर्स मेरे वाले हैं, मतलब ये बुक के नहीं है, तो इसको बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है, बोर्ड में यूज नहीं करना है ये नंबर्स को, क्योंकि ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि यही नंबर्स आने चाहिए। लेकिन आप बोलोगे सर आपने क्यों बनाया, फिर इसलिए बनाया कि हमारी बुक नोटबुक जो होती है ना, पेपर या नोटबुक, उसके हिसाब से एक मेजरमेंट मैंने डिसाइड किया है, जो जैसे कि हम इस मेजरमेंट से बनाए कि मोस्टली क्या होता है अगर रैंडमली हम बना रहे तो छोटी बड़ी लाइन बना देंगे, तो इसीलिए मैंने तुमको एक मेजरमेंट बताया अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये मेजरमेंट से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा और परफेक्ट बनता है हमारा रे डायग्राम। तो क्या करना है तुमको, देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर जो बना है वही फिर से बना रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो। पहले स्केल लो और एक लाइन ड्रॉ करो तुम्हारी बुक के साइज के हिसाब से। बुक का साइज जो होता है नॉर्मली 14-15 कुछ सेंटीमीटर होता है, तो मैंने 13 सेंटीमीटर ऐसा लिया है। 13 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। तुमको ये बोर्ड में नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट कर सकता है कोई भी सर। ठीक है, और ये देखो यहाँ अब हाफ जो मिड वे पर, मतलब ये 13 सेंटीमीटर तो 6.5 सेंटीमीटर पर एक लाइन एक पॉइंट ड्रॉ करो, और यहाँ पे स्केल ऐसे वर्टिकली रख के ऐसे पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ये इसका भी मेजरमेंट फिक्स रखो। इसका मेजरमेंट मोस्टली मेरे हिसाब से जो आना चाहिए ना 3 to 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद में तुमको प्रोटेक्टर डी लेना है, डी को वर्टिकली रखना है। वर्टिकली रखोगे तो ऐसा कुछ सेट होगा तुम्हारा डी, बराबर। तो तुमको अब ड्रॉ करना है यहाँ पर, ये देखो इसको रिफरेंस मान के, डी को रिफरेंस मान के ऊपर अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री तक आना। ठीक है, और फिर उसको उस डी को दूसरे साइड रखना, ऐसा ड्रॉ कर देना, तो तुम्हारा लेंस क्रिएट हो जाएगा, और अच्छा लेंस है ये, जैसा बना है ना वैसा ही लेंस बनेगा। समझे? एक बार लेंस बन गया तो क्या करना, ऑप्टिकल सेंटर मार्क करना सबसे पहले। ऑप्टिकल सेंटर मार्क करने के बाद यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर पर F1 बनाना, दूसरे साइड 3 सेंटीमीटर पर F2 बनाना। फिर अब यहां पर देखो ये 3 सेंटीमीटर, फिर से 3 सेंटीमीटर पे जाना और 2F1 बनाना। मतलब तुमको पता होना चाहिए फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस, सेंटर से या इधर तक रेडियस होता है। समझे क्या? तो मतलब ये कचरे जैसा बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये समझो। यहाँ पर ये फोकस कितना डिस्टेंस पर होगा, 3 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। और बात ये फोकल लेंथ है, और ये पूरा देखेंगे ना तो ये रेडियस है इतना, तो रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो रेडियस का हाफ, रेडियस इज इक्वल टू नहीं 2f ऐसा, या f इज इक्वल टू r/2। ये भी दिमाग में रखो, रिलेशन भी मिल गया हमको ये ड्रॉ करते करते।
मतलब तुमको कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करना है, रूल्स ड्रॉ करने हैं, कुछ भी लिखना है, तो तुमको ये बेस डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो इस पे मैंने ऑलमोस्ट दोनों तरफ एक इक्वल डिस्टेंस ही लेना है। इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुमको जहां इमेज चाहिए वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज का पोजीशन फिक्स होता है, तुम किधर भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा मैं एक बार क्लियर करता हूं, ओके। अब तुम क्या करो, तुम पहले तो वीडियो पॉज करो और ये ऐसे तीन डायग्राम बनाओ रूल्स के लिए। तीन डायग्राम रूल्स के लिए आएंगे, और देखो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे 3 डायग्राम रूल्स के लिए, राइट। और उसके बाद में ये रूल्स बताऊंगा तुमको और रे डायग्राम पर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले तुमको करना ये है कि 3 डायग्राम ड्रॉ करना, वीडियो पॉज करना, रुकना है, और ये 3 डायग्राम ऐसे रेडी होने चाहिए। रेडी होने के बाद ही वीडियो देखो। अगर इसके बाद मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फिर देखने का मतलब नहीं है, तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला मेरा वीडियो, ठीक है। तो चलो शुरू करो, फटाफट ड्रॉ करना, कोई बड़ी बात नहीं, घर में बैठे हुए। ओके बच्चों, देखो ये तुमने ड्रॉ कर लिया होगा 3 डायग्राम, राइट। ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है ये भी नहीं पता है, इमेज कैसे मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो वो सब एक एक बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाओ अपना स्केल और पेंसिल लेके, क्योंकि बेस डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया तो सिर्फ स्केल और पेंसिल की जरूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। सबसे पहला तो हम रूल से सीख रहे हैं, अभी रूल सीख रहे हैं तो जरूरी होता है, और मैं देखो स्केल यूज करूंगा तो मेरा ज्यादा टाइम चले जाने वाला है, तो एक फटाफट मैं सॉल्व करूंगा इसको, लेकिन तुम स्केल से करना प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहला रूल्स क्या बोलता है, वैसे इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं, हमको 3 रूल सीख लेना। बहुत बार तुम अपना दिमाग खराब कर लोगे कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली तुमको 3 रूल्स आने चाहिए, राइट। देखते सबसे पहले तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट से एक रे ड्रॉ करनी होती है, वो रे होनी चाहिए पैरेलल। एक मतलब पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। फिर से देखो, एक पैरेलल इंसिडेंट रेज होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी रेज जाती है, तो ये 3 रेज ही जाएगी। 3 रूल्स में सीख रहे हो, 3 के अलावा किसी भी रे डायग्राम में तुमको और कोई रेज दिखने वाली नहीं है जो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ आ रही है। तो एक हो गया अपना ये। दूसरा वाला कैसे जाएगा, पहले वाले को क्या बोलोगे, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल है, ठीक है। और ये दूसरे वाले में इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है। और तीसरे वाले में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाहिए, और यही हमको पता होना चाहिए कि कहां से पास होगा। तो लेंस को क्रॉस करने के बाद, मतलब लेंस के दूसरे साइड जाने पर रिफ्रैक्टेड रेज कैसे मिलने वाली है, यही रूल्स है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रूल्स बोलता है कि ये रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होनी चाहिए। इस केस में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होनी चाहिए। क्लियर है, मतलब ये तुमको बोलते ना कि जैसे हमारे कानून में, संविधान में सब कुछ लिख दिया गया है, वैसे ही समझ लो रे डायग्राम के संविधान में ये चीज लिखा गया है कि तुमको अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो फोकस से ही पास करा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब ये वाले में इसका उल्टा है, फर्स्ट रूल का उल्टा सेकंड रूल को मानता हूं मैं। कैसे उल्टा, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल, यहां पे लिखता हूं देखो, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, राइट। अब यहां पर ये इंसिडेंट रे है जो कि फोकस से पास हो रही है, लेंस को क्रॉस करने के बाद ये पैरेलल जाएगी, राइट। अब ये पैरेलल हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये भी क्लियर है। चलो अब इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन में ही हमने सीखा कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज पास होती है तो वो डिविएट नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो मतलब ये सीधा निकल जाने वाला है। यही 3 रूल है, ज्यादा कुछ नहीं है,
बराबर, सिर्फ 3 रूल, और ये रूल्स बोले तो फॉलो करने का, क्लियर रखो। मतलब ये रूल्स सिर्फ याद रखने के लिए मार्क्स आए, इसका मार्क्स लेने के लिए ऐसा नहीं है, इसको अप्लाई करने के लिए रूल सीख रहे हो। तो अप्लाई करने, एक बार फिर से मैं ये बात बताता हूँ, देखो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, तो जब रिफ्रैक्ट होगी रेज वाली, तो ये फोकस से पास होनी चाहिए। जब फोकस से पास हो रहा है पहले से, तो वो पैरेलल जाना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा तो सीधा जाना चाहिए। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, क्योंकि आगे बार बार ये यूज होने वाला है। तो ठीक है, देखो तुम्हारे बुक में जो रूल्स दिए हुए हैं वो यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे ये इमेज ले लिया तुम्हारे बुक से, ठीक वही है जो मैंने बताया तुमको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पैरेलल है, फोकस से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो मतलब इसमें कोई भी रास्ता बदल नहीं हो रहा है। और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, या फिर ये वाले लेता है, हाँ फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा ड्रॉ किया था, हमारे रे डायग्राम में सब वैसा ही आने वाला है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हो सकता है गलती हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही दूसरे रे डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं सब। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वो वाला रूल्स ही नहीं लिया है, तीसरा वाला देखो, ये वाला रूल्स ही अप्लाई नहीं किया है। एक जगह पे अप्लाई किया होगा, किसी एक में नहीं, एक में भी नहीं, 2 रूल से ही काम चल जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा टेक्स्ट बुक से भी कंपैरिजन हो गया, तुमको डाउट नहीं आएगा। तो मैंने ये रूल्स बता दिए तुमको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रे डायग्राम की तरफ। रे डायग्राम की समझने के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये मैंने थोड़ा स्पेस रखा है तुमको ये एक्सप्लेन करने के लिए। देखो इसमें होने का क्या वाला है, अब रे डायग्राम स्टार्ट करना है, तो वो जो बेस डायग्राम तुमने 3 बेस डायग्राम ड्रॉ किया था ना रूल्स के लिए, वैसे ही बेस डायग्राम 6 ड्रॉ कर लेना। बेस डायग्राम मतलब जैसे वो मेजरमेंट प्रॉपर डिस्टेंस पर सब कुछ ड्रॉ करना, हमको ड्रॉ करके रखना, और उसके बाद में तुमको स्टार्ट करना पड़ता है रे डायग्राम ड्रॉ करना। तो रे डायग्राम में सबसे जरूरी, मैं 3 पार्ट बना देता हूं। सबसे जरूरी होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लेंस, और फिर इमेज। हम यही 3 चीज का इमेज फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया होगा, लेंस दिया होगा, तो जब ऑब्जेक्ट से लेंस तक आएगा रेज, राइट, तो हमको रूल्स फॉलो करने हैं, और रूल्स फॉलो करने के बाद में इमेज बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा और धीरे से समझाता हूं और अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पर होता ये है, हमेशा अच्छे से समझना, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। ये समझ गया तो तुमको सब कुछ समझ जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये 2F1, यहाँ पे F2 और 2F2, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर करना क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट से रूल्स फॉलो करके रेज ड्रॉ करनी होती है, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड। और रिफ्रैक्टेड रे जहां पर कोइंसाइड होगा, रिफ्रैक्टेड रे याद रखो, दिमाग में रख लो, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे की बात नहीं कर रहा हूं। रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कोइंसाइड होता है वहीं पर हमको इमेज मिलता है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कोइंसाइड होगा वहीं पर इमेज मिलने वाला है। ये हमेशा दिमाग में बिठा लो। रिफ्रैक्टेड रे जहां पर कोइंसाइड्स होंगे, दो, अब कोइंसाइड होने के लिए 2 रेज चाहिए ना, 2 या 2 से ज्यादा। एक अकेला कहां कोइंसाइड होगा, किसके साथ होगा, नहीं ना। तो कोइंसाइड होने के लिए 2 रेज चाहिए, तो 2 रूल्स मिनिमम इसमें जरूरी होते हैं, कि 2 रूल्स फॉलो करने ही पड़ते। 2 रूल के बिना तुम्हारे इमेज फाइंड नहीं कर सकते तुम। तो ये 2 रूल्स आने ही चाहिए, दिमाग में रखो ये बात को। ठीक है, 2 रूल्स, और मैक्सिमम 3 भी ड्रॉ करो, तभी भी वही इमेज मिलेगा जो 2 में मिल रहा है, समझे। तो 2 रूल्स तुमको फॉलो करने हैं, ये दिमाग में रखो। चलो शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे जो रे डायग्राम रूल्स के लिए यूज किया था, यही रे डायग्राम यूज कर लेता हूं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पर देखो, ये जो सबसे पहला रे डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट तुमको पता होना, 6 रे डायग्राम है ना, तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे कैसे शिफ्ट। सबसे पहले हम सोचते हैं, या ऐसे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। बहुत दूर को दूसरी भाषा में हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बोल सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गया अपना। ओके,
अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, हमारी बुक तो फाइनाइट होती है ना, फाइनाइट मतलब फिक्स, एक ऐसी दूरी जो हम मेजर कर सके। इनफाइनाइट बोल दिया तो बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी बुक तो इतनी बड़ी नहीं लेके बैठेंगे ना बुक, मतलब ऑब्जेक्ट बुक के बाहर। सबसे पहला रे डायग्राम ही बच्चों को नहीं समझता है, सबसे पहले रे डायग्राम में ही गलती कर जाते हो। भाई ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से आने वाली जो रेज होती है उसको पैरेलल माना जाता है। तो ये लेंस के पैरेलल होता है, लेंस के पैरेलल आएगी वो सभी रेज। स्केल से ड्रॉ करना, पैरेलल अच्छे से ड्रॉ कर लेना जो भी। और देखो लेंस के पैरेलल आती है कौन सी रेज, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। क्लियर है? तो चलो इंसिडेंट रे तो मिल गए मुझे। अब बोलेगा सर दो रूल बोल रहे थे, नहीं इसमें दो रूल नहीं ड्रॉ कर सकते, एक ही ड्रॉ करना। फर्स्ट वाले में एक ही रूल से काम चलेगा, लेकिन हम एक पहले रूल की ही दो तीन रेज बना लेंगे। तो दो पैरेलल रेज ले लिया मैंने, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अब रूल्स आया, बिना रूल के तुम आगे बढ़ नहीं सकते। पैरेलल रहेगा तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। और ये भी पैरेलल है तो ये भी फोकस से पास होना चाहिए, समझे? और मैंने बोला था रिफ्रैक्टेड रे जहां पर भी कोइंसाइड होता है वहीं पर इमेज मिलता है। मतलब इसका इमेज कहां, फोकस पर ही बनेगा, फोकस पर बनेगा, समझे? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहां से आने वाली रेज पैरेलल होती है। पैरेलल रेज अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होता है, फोकस से पास होता है, और फोकस से पास होगा तो फोकस पे ही इमेज बनेगा, समझ गए? अब बोले ऐसा कैसा इमेज, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता तुमको। तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास लेने के बाद में तुम एक माचिस की तीली लेते हो और उसको पेपर पर या पेपर के नीचे या ऊपर रख के उसको जलाने की कोशिश करते हो। कैसे? तुम मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे रखोगे, रेज मैग्नीफाइंग ग्लास से कोइंसाइड होती है अगर फोकस पे वो तीली पड़ रही है, राइट, फोकस पे। तो जब रेज आएगी ना, सन से जो रेज आती है, सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, सभी रेज पैरेलल आती है वहां से, ये लेंस पर पड़ती है, क्रॉस करती है, कन्वर्ज हो जाती है फोकस पर, मतलब इमेज बनता है वो किसका, सन का इमेज होता है छोटा सा। उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते एट अ सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, वो माचिस की तीली में जो फास्फोरस लगा हुआ वो होता है। तो वो थोड़े टाइम के बाद में हीट होके अपने आप जल जाता है। अब माचिस कैसे जलती है तो पता ही होगा ना, माचिस जलती है ऐसे कि हम रगड़ते हैं उसको, रगड़ने पे फ्रिक्शन हीट जनरेट होता है और हीट से वो जलता है। तो वही हीट हम सन से ला रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में, मतलब हम सन का इमेज बना रहे हैं, ये दिमाग में रखो। और किसी भी डिस्टेंस पर नहीं होता, फोकस पर ही फिक्स होना चाहिए। मतलब एक तरह से तुम मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस फाइंड कर ले रहे हो वहां पर, ठीक है? तो ये मैं बताना चाहता था कि मैग्नीफाइंग ग्लास में ये सेम प्रोसेस होता है। जब हम माचिस की तीली जलाने की कोई बच्चे एक्टिविटी करते छोटी सी वो है, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल रेज। अब ये इमेज बन गया, लेकिन इमेज सन तो कितना बड़ा है भाई, अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन उसका इमेज तो इतना सा मिल रहा है। अब इतना सा मिल रहा है तो क्या करने का, उसको क्या बोलने का, उसको हम बोल सकते हैं, हाँ उसको हम पहले तो बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज क्यों बोलोगे, रियल इमेज इसलिए बोलोगे कि रेज रियली कोइंसाइड हो रहे हैं, मैंने फोकस में ही बताया था, ये रियली कोइंसाइड हो रहे हैं, एक्चुअली कोइंसाइड हो रहे हैं, हमको कंसिडर नहीं करना पड़ रहा है, तो ये रियल इमेज है। और रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहेगा, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन दूसरे सभी डायग्राम में वो दिखेगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा आता है, उल्टा मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ किया है तो इमेज ऐसा आता है, लेकिन ये पॉइंट साइज होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? अब देखो और एक नेचर लिखना पड़ता है साइज के हिसाब से। देखो रियल है कि वर्चुअल है ये लिखना है, सीधा है कि उल्टा है ये लिखना है, रियल है तो उल्टा ही होगा। और लास्ट वाला जो नेचर होता है साइज को कंपेयर करके होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा। तो यहां पे बोलता हूं मैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, राइट? या तो लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे है, एट फोकस। अब यहां पे दो तीन बातें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे
तो वो कहाँ फॉर्म होगा उसका इमेज? फोकस पर फॉर्म होगा, और फोकस पे फॉर्म होगा तो वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद में एक रे डायग्राम पूरा होता है अपना। ठीक है, तो रे डायग्राम सीखना है तो सबसे बेसिक स्टेप ये थे। अब एक और रे डायग्राम सिखाता हूं, और तुम भी साथ में ड्रॉ कर रहे हो, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं। एक और रे डायग्राम, ये लेता, चलो पिंक वाला। दूसरा रे डायग्राम, अब तो ऑब्जेक्ट यहां पर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारे बुक पे ही नहीं ड्रॉ हुआ, राइट। अब ऑब्जेक्ट पिक्चर में आने वाला है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा। देखो ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट अगर तुम बुक में ड्रॉ कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 या मैक्स टू मैक्स 2 सेंटीमीटर का हाइट लेना स्केल से। ठीक है, तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेने के बाद में अब क्या करना, ऑब्जेक्ट में लिख लो ए बी, मतलब इसका 2 एंड है। तो हम जो इमेज ड्रॉ करते हैं ना, देखो तुमको किसी टीचर ने बताया नहीं रहेगा, लेकिन जो इमेज ड्रॉ करते हो पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं, हम तो जस्ट हाइट मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मतलब हम सिर्फ टिप का इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। ये टिप है ना, जो एरो हेड बनाया ना मैंने, ये एरो हेड का इमेज निकाल रहे हैं। बाकी तो ये बेस फिक्स रहने वाला प्रिंसिपल एक्सिस पर। इतना डिटेल में सिखा रहा हूं ना कि किधर नहीं मिलेगा तुमको, याद रखो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हम जब ड्रॉ करने बैठते, तो वो सभी क्वेश्चंस को मैं अवॉइड, मतलब आंसर करते हुए चल रहा हूं तुम्हारे अपने आप ही। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे को, तो वो खुद ही क्रिएट कर रहा हूं, खुद ही आंसर बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर वो क्वेश्चन आए तो तुमको आंसर मिल जाए। शुरू करते। अब यहां पर देखो, सबसे पहला अब रूल्स अप्लाई कर, रूल्स अप्लाई करके काम बहुत ही आसान होने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, रूल्स अप्लाई करते करते बोलते अरे मेरा इमेज वहां नहीं बनेगा। तो पहले क्यों सोच रहा है, पहले तो रूल्स अप्लाई कर ले, अपने आप बन जाएगा वो। ठीक है, देख पहला रूल है, अब ये चलो यहां से ये रेज निकल रही है, पैरेलल जा रही है। फर्स्ट रूल में ये बोलता है ना पैरेलल जानी चाहिए इंसिडेंट रे, तो मैंने इसके हेड से पैरेलल ही ड्रॉ किया है। इसमें कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूं, रूल्स एकदम रूल को चिपक के काम होने वाला है। तो अब ये बोल रहा है कि ये कहां से पास होनी चाहिए रेज, ये रिफ्लेक्टेड रे पास होनी चाहिए फोकस से। ये तो रूल में ही बताया गया था, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। दूसरा, एक ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से वो वाली रेज सीधी निकल जाती है अगर तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, ये सीधी निकलेगी, तो सीधी निकलेगी तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, लाइट पास होने के बाद कलर चेंज हो गया, ऐसा मैजिक हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे जाने वाली, बस सिंपल सा है। मैंने क्या बोला, हम किसका इमेज ड्रॉ करते, ये एरो हेड का इमेज ड्रॉ करते। और कहां पे इमेज मिलता है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड होते हैं। ये कोइंसाइड हुआ देखो, तो यहां पर वो एरो हेड बनाना है। एरो हेड बना दिया मैंने, चलो कलर थोड़ा सा दूसरा लेता हूं तो तुमको दिखाई देगा। ये एरो हेड बनाया, तो अब इसका बेस तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहने वाला है। ओके, देखो इमेज मिल गया अपना, अब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है, उसमें दोनों नहीं दिख रहे थे पहले वाले में। ठीक है, तो ये होता है इमेज तुम्हारा। अब इमेज यहाँ पे ए और बी ऑब्जेक्ट को लिखे हो ना, तो ए यहाँ पर ए डैश बन जाएगा, और बी एरो हेड नीचे आ जाएगा, बी डैश। मतलब ए का इमेज ए डैश है, बी का इमेज बी डैश है। और इसमें तुमको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट सीधा था, ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस में था, इमेज नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गया। ओके, तो यहां पर बात बहुत सारी क्लियर है। देखो ये कहां पर बन रहा है वो देखो, ऑब्जेक्ट तो यहां पर था, इसको बोलते हैं बियॉन्ड 2f1। तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है अपना बिटवीन f2 एंड 2f2। क्लियर, ये हो गया पोजीशन। और नेचर, नेचर क्या होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, देखो यहां पर तुमको ये ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, पहली बात छोटा दिख रहा है तो छोटा है, और क्या, राइट। और रियल है कि वर्चुअल है, अभी तुम दिमाग लगाओ, रेज एक्चुअली कोइंसाइड हो रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअली कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे हमने कुछ भी कंसिडर नहीं किया, रूल्स फॉलो किया, कोइंसाइड हो गया। तो मतलब ये रियल इमेज है, और रियल है तो मैंने पहले भी बोला था, रियल है तो उल्टा ही रहेगा।
ये दिमाग में बात बिठा लो, रियल है तो उल्टा ही रहेगा। अब तुम बहुत सारी बातें सोचोगे, सर मिरर में हम जो इमेज देखते हो तो सीधा दिखता है, वो रियल भी होता है। रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, वो इमेजिनेशन होता है। रियल और इन्वर्टेड, ये यहाँ पे जो दिख रहा है वही लिख रहा हूं मैं, राइट। और इसके बाद में ही छोटा हो रहा है तो लिखेंगे स्मॉल, स्मॉल, राइट। तो ये हो गया, देखो पोजीशन लिखना पड़ता है हमको, और नेचर, नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, और इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है और फिक्स रहेगी। अगर तुम बियॉन्ड 2f1 रखोगे तो बिटवीन f2 एंड 2f2 ही आना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे आएगा मतलब, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से तुम सपोज ये बियॉन्ड 2f1 में ये भी तो पोजीशन है, ये अगर ड्रॉ करोगे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? ड्रॉ करो फटाफट, वीडियो को रोक के ड्रॉ करो। कुछ भी डिफिकल्टी आ रही तो नेक्स्ट वाले में तुम सीख जाओगे, नेक्स्ट वाले रे डायग्राम में। अब देखो मैं फटाफट तुमको बताता हूँ, थोड़ा वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये दूसरा वाला मैंने अभी किया, दिख सकता है तुमको। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ए और बी उल्टा लिया तो उल्टा लिखा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ज्योमेट्री में भी नेमिंग चेंज होती रहती है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये पोजीशन कौन सी देख सकते हो? पोजीशन है 2f1। अब क्या करना, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है आगे, धीरे धीरे लेंस की तरफ जा रहा है, और इमेज धीरे धीरे शिफ्ट होकर दूर जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो वही वाला ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पर, और देखो इंसिडेंट रे कैसे ड्रॉ किया है, पैरेलल। दूसरी वाली इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, बाय रूल ये फोकस से पास होनी चाहिए, ये डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। जहां पर मिल रहे हैं वहीं पर इमेज ड्रॉ किया हुआ। और एक बात याद रखो, ये एक ऐसी पोजीशन है 2f1 जिस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखो तो सेम साइज का इमेज मिलता है, सेम साइज का इमेज मिलता है, कोई चेंजेस नहीं होते। सिर्फ क्या होता है, ये सीधा है और वो उल्टा हो जाता है, समझे? तो इसका नेचर और पोजीशन क्या, पोजीशन हम लोग इमेज का लिखेंगे एट 2f2 एंड जिसका सेम साइज है, रियल इन्वर्टेड है, राइट। क्लियर है? चलो ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं। तुम समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये 2f1 था, ये 2f2 है, बीच में f2 और f1 है, राइट। पहले ऑब्जेक्ट पिक्चर में ही नहीं था, बहुत दूर था। अब ऑब्जेक्ट आया पिक्चर में, धीरे धीरे इस पर आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, फिर फोकस पे आएगा, फिर इधर आएगा। मतलब 6 रे डायग्राम कौन कौन से है? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला जिसमें नहीं दिखता है, और ये 5 पोजीशन है। तुमको दिमाग में बिठा, तुम मास्टर बनने चाहिए रे डायग्राम के। 5 पोजीशन दिख रही है, एक पोजीशन नहीं दिखती है, ठीक है। तो हम थर्ड वाले में पहुंचे। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में बिटवीन f1 एंड f1 आया। देखो बिटवीन f1 एंड 2f1, राइट, बिटवीन 2f1 f1। तो अब इसमें क्या होगा, फिर से वही रूल्स है, फिर से हम और कुछ अलग कर ही नहीं रहे। यहाँ पर फोर्थ वाले में भी ऐसे, ये पैरेलल जा रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा तो निकल गया, ये फोकस से पास हो गया, फिर से कोइंसाइड हुआ। अब लेकिन ये कोइंसाइड कहां हुआ, जो हमारा सेकंड वाला डायग्राम था उसका उल्टा हो गया। वो बियॉन्ड 2f1 था तो ये क्या बन रहा था, बिटवीन f2 एंड 2f2 बन रहा था। लेकिन ये बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो वो बियॉन्ड 2f2 गया, राइट। तो वो तो बाद में प्रैक्टिस करने के बाद आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिंपली रूल्स अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं। जहां पे कोइंसाइड हो रहा है वहां पर इमेज बना दिया हमने, राइट। नेक्स्ट वाले में आओ, नेक्स्ट वाला फोकस पे आ गया। मैंने 5 पोजीशन बताई थी, उसमें से ये 4th पोजीशन है, 4th नहीं, ये 5th है, 5th। इसके बाद एक और बचा हो बस, ठीक है। ये 5th पोजीशन में फोकस पर लेना है। फोकस से ये देखो रेज गई फिर से ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि ये दिख रहा है कि पैरेलल ही जा रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं आगे बहुत दूर जाके कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये दूर दूर नहीं जा रहा है, राइट। तो पैरेलल ही जा रहा है, तो पैरेलल आगे जाके मीडियम चेंज हो, कुछ ऐसा हो तो मिक्स होने का चांस ज्यादा है। तो ये आगे जाके बहुत दूर जाके ये कोइंसाइड हो जाएगा, इसीलिए हम मानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या फॉर्म होगा, इमेज। बहुत दूर गया ना, अब हमारे बुक से बाहर ही जाएगा, हम बुक पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते उसको। और जितना दूर जा रहा है उतना बड़ा इमेज होता जा रहा है, तो बहुत ही लार्ज, वेरी लार्ज इमेज बनेगा। इस केस में पैरेलल है, हम कंसिडर करते हैं आगे जाके मिलेगा। जहां मिलता था तहां ही बनाते। देखो सब में मिल जा रहा था, हम बना दे रहे थे, यहां नहीं मिला तो हमने नहीं बनाया इमेज को, ठीक है। ये बात तो दिमाग में रख लो। अब
इसको क्या लिखोगे, ये भी रियल होगा। हम मान रहे कि आगे मिलने ही वाला है, हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहां मिलने ही वाला है, ऐसा समझ लो। रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज, वेरी लार्ज और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट। अब ये लास्ट वाले में देखोगे ना, लास्ट वाले में हम कंसिडर करने, हमारा इमेजिनेशन काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है, देखो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा ड्रॉ करो, लेंस से बड़ा रहेगा तो फिर नहीं दिखा पाओगे। ये भी पैरेलल रेज लिया, अभी भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी पास में जा रहा है रूल्स फॉलो हो ही रहे हैं। तो अब देखो ये जो पैरेलल गया था फोकस से पास हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज ना दूर दूर जा रही है। तो अब यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान को लगेगा कि ये कहीं ना कहीं तो पीछे ऐसे मिले होंगे। तो यहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल होते ही सीधा हो गया। देखो ये रियल था, उल्टा है, ये वर्चुअल है, सीधा है, राइट। तो ये समझना रहता है तुमको, ये वर्चुअल है तो सीधा है। क्यों वर्चुअल है तो सीधा है, ये मैंने बताया इमेजिनेशन से जो क्रिएट हो रहा है वो सीधा है, जो रियल है वो उल्टा है। तो एक बात तो फिट कर लो दिमाग में, रियल है तो उल्टा है, उल्टा ही लिख लो, राइट। वर्चुअल है तो सीधा है, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आता ही आता है, राइट। और ऐसे 6 डायग्राम में पोजीशन क्या क्या होती है वो पोजीशन याद रखो, और उसके अकॉर्डिंगली तुमको धीरे धीरे ये सब कुछ याद हो जाने वाला है। तो प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉ करो। बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम में इतना रे डायग्राम तो पूछता नहीं है, भले ना पूछता हो, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स और सभी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स जो आगे जाके टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप तुमको पढ़ने हैं, उसके अंदर ये रे डायग्राम ही यूज होने वाला है। तो ये रे डायग्राम अभी का अभी अगर तुमने सॉल्व कर लिया, अच्छे से ड्रॉ कर लिया, तो आगे किसी चीज में तुमको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। क्लियर है।